नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आपकी जून 2026 में कंडक्ट होने वाला है। इससे पहले आपका यूपी पुलिस का यूपी पीआर पीबी की तरफ से 2024 में एग्ज़ाम हुआ है। 2024 में एक तो 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, जिसको कैंसिल कर दिया गया था पेपर आउट के चलते। उसके बाद री एग्ज़ाम होता है 23 अगस्त और फिर 31 अगस्त तक, लगभग 5 दिन 10 शिफ्ट में री एग्ज़ाम हुआ है। इन टोटल 14 शिफ्ट में स्पेशल यूपी जीके के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जीके के सवाल हैं, लगभग 50 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं और ये सारे सवाल डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, यानी उनसे संबंधित और कौन से क्वेश्चंस बनते वो भी इंक्लूड रहे। लगभग 1 घंटे का वीडियो रहने वाला है, एंड तक बने रहना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आपके जून में होने वाला है, महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है, क्वेश्चंस है, वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान के टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं। इनमें आप उत्तर प्रदेश से संबंधित सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। इन चीज़ों से सवाल आएंगे। और एक्चुअल में जब देखा गया एग्जाम में सवालों का पैटर्न, तो जो पहले आपके 24 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें तो प्रति शिफ्ट 38 में से आप जीके के, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित सवाल देखें, वो 8, 9, 10 क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन जब री एग्जाम होता है, उसमें आप सवाल देखेंगे ना, यूपी के संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल है ना, वो एक दो सवाल ही प्रति शिफ्ट, एक दो, यानी टोटल 10 शिफ्ट 13 सवाल ही पूछे गए। इन सभी सवालों को इंक्लूड करके यहाँ पर आपके समक्ष विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट रखे जा रहे हैं सवाल। इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपके समक्ष वीडियो आते रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ये पूरा सेशन अनुपमा मैम के द्वारा लिया जाए, एंड तक बने रहना। इसकी पूरी पीडीएफ विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। बाकी आप ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाना चाहते हो, यूपी पुलिस, यूपी पीआर पीबी के, यूपी जीके के सारे क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने पर मिल जाएंगे। केवल यूपी के ही नहीं, रेलवे के मिल जाएंगे, जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं उन पर आधारित मॉक मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजी के कूपन कोड से पास प्रो ज्वाइन करेंगे तो लोवेस्ट प्राइस में आपकी डील मिल जाएगी, एक दिन में 2 रुपये के आसपास, और वो भी 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक। लाखों कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी मॉक लगाते हैं सारे एग्जाम्स के एक साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड से आप देख सकते हैं। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं फरवरी 2024 के क्वेश्चंस, और लास्ट में देखेंगे जो प्रति शिफ्ट री एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सवाल। तो अब अनुपमा मैम ये सेशन कंटिन्यू कर रही है। पहला प्रश्न है आपके सामने, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश के द्वारा मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण वंशों के द्वारा ही मूर्तियां स्थापित की गई है। देखिए, कुषाण वंश में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो वंश है या कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुषाण वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो कुजुल कडफिशस है। इसका संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिशस कडफिशस है। अच्छा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है, कनिष्क। इसने 78 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की थी जिसको शक संवत कहा जाता है। शक संवत, शक संवत, है ना। और इसी संवत को भारत सरकार मानती है। भारत सरकार जो है इसी संवत को मानती है। अच्छा, कुजुल कडफिशस ने इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। पेशावर, पेशावर या पुरुषपुर कहा जाता है, पुरुषपुर। सेकेंड राजधानी इसकी, सेकेंड राजधानी जो थी ना उसको मथुरा, मथुरा के नाम से जानते हैं। इतना फैक्ट्स आपको याद रखना है। अच्छा, एक और पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, वो कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर में जो हुआ था वो इसी राजा के द्वारा करवाया गया था, कनिष्क के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, वसुमित्र जो थे उसमें विद्वान थे उस टाइम में, वसुमित्र, और उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महायान संप्रदाय को मानता था ये। क्या कहते हैं, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में इसी के टाइम में हुआ था। वसुमित्र जो थे अध्यक्षता किए थे इसकी।
अच्छा, गुप्त वंश की पूछा जाए तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त आपको याद होगा, श्रीगुप्त। ऐसे ही आपको चोल वंश का पूछा जाए तो विजयालय, क्या नाम था इसका? विजयालय, विजयालय याद रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर, तंजौर। देखिए, जो अच्छा चोला नहीं पहनता है, अच्छा ड्रेस नहीं पहनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या करते हैं? तंज कसते हैं ना उसपे, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। क से कुषाण, क से कुजल कड़फिशस, तो नाम याद हो जाएगा। और कनिष्क भी क से है, तो ये लिंक कर लेंगे और याद कर लेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, जो कुषाण वंश के राजा है ना, उनको या जो भी शासक थे, उनको देवपुत्र कहा जाता था। देवपुत्र का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, ईश्वर का पुत्र। और मथुरा उत्तर प्रदेश के निकट मठ के एक अभयारण्य में कुषाण सम्राटों की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। तो यहीं से आपका सवाल पूछा हुआ था। अब देखिए, इस टाइप के और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं मंदिर वगैरह से, कि कौन सी मंदिर कहाँ है। तो ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट मंदिर का लिस्ट दिया हुआ है। बटेश्वर नाथ मंदिर आगरा में है, सारनाथ धमेक स्तूप अयोध्या में, राम जन्मभूमि मंदिर है, ये आप जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आप देख लीजिएगा। इसकी स्थापना वगैरह, कभी पूजा पाठ जो हुआ, थोड़ा डिजाइन वगैरह आप विशेष रूप से देख के जाइएगा, मैं भी आपसे पूछ ले। बाकी काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, ये सारा देख लेंगे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, शीतला देवी मंदिर लखनऊ में है, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है, ये पूरा देख लेंगे। प्रेम मंदिर, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन मंदिर है ना, वृंदावन का है ये सारा। सेकंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो कुंभ मेला जो है वो 12-12 साल पे आता है, 4 शहर में मनाया जाता है, 4 राज्य के। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, प्रयाग, या पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये गंगा यमुना के संगम पे है और सरस्वती के संगम पे है। पौराणिक नदी संगम, सॉरी, सरस्वती, यमुना और गंगा के संगम पे मनाया जाता है। 12-12 साल में बारी बारी से ये होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 कौन कौन सा जगह है जहां पे कुंभ होता है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में होता है, गंगा नदी के किनारे है ये। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश में, ये गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पे है। नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। और उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में है ये, शिप्रा नदी के किनारे। तो यही 4 जगह पे 12-12 साल के गैप में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग। जो भी छोटे लघु मध्यम एमएसएमईज जो कहते हैं ना, उसके विकास के लिए ये फंड देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इसके विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है, तो ये देती है आपका उद्योगों के लिए। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, उसके लिए इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1954 में। एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए ये ऋण देती है, एमएसएमईज। ठीक है, मतलब कुछ नई मशीनरी लगाना है, आधुनिकीकरण करना है, या विस्तार करना है, तो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, तो उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। कोई भी लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, या फिर सूक्ष्म उद्योग हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है। अच्छा, बस इसमें बस इतनी ही आपको जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका, स्पेशली जब उत्तर प्रदेश के ऐसे उद्यान वगैरह या फिर पक्षी अभयारण्य पूछा जाएगा, तो उसमें जिला पूछा जाएगा। कोई भी स्टेट से पूछा जाता है, तो खास करके जब नेशनल एग्जाम हो, मतलब भारत सरकार लेती है, या फिर कोई भी नेशनल एग्जाम होता है नेशनल लेवल का, तो उसमें पूछता है, तो आपसे स्टेट पूछ लेगा। कि जब मान लीजिए रेलवे में पूछता, या फिर एसएससी में, तो इसका पूछता कि किस राज्य में है। लेकिन पार्टिकुलर राज्य का है तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, या फिर स्पेसिफिक जगह पूछ लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीसराय, सॉरी, लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, ये याद रखेंगे आप। और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1977 में। बस, और इसमें अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य, वन्य अभयारण्य की बात करते हैं, तो चंद्रप्रभा है, 1957 में स्थापना हुई थी। ये डेट के साथ आपको याद रखना है, सबसे पुराना है, और चंदौली जिले में है ये।
महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, झांसी के पास है, लगभग 125 किलोमीटर दूरी पे। हस्तिनापुर स्वामी अभयारण्य 1986 में स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, मेरठ में है। तो जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, ये 3 का जिला किस वर्ष स्थापना हुआ, ये जो सबसे छोटा है सबसे पुराने वाले का आप जिला ईयर नहीं भी याद रखेंगे ना तो चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे छोटा वाला का आपको जिला के साथ ईयर भी याद रखना पड़ेगा। पीलीभीत बाघ अभयारण्य पीलीभीत में है, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य बिजनौर में है और बखीरा अभयारण्य संत कबीर नगर में है। 1980 में स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से आप देख लेंगे सारे फैक्ट्स को, पीडीएफ ले लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो केजरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा में स्थित है और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, लखनऊ पक्षी विहार आपका लखनऊ में ही है और नवाबगंज पक्षी विहार ये सारा इंपॉर्टेंट है जो रामसर साइट्स बन गया है। आगे आपको लिस्ट मिलेगा, है ना। तो जो भी पक्षी अभयारण्य हो या फिर जो भी ऐसा स्थल है, उद्यान है जो रामसर साइट बन गया है, तो मतलब रामसर साइट सूची में शामिल हो गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। पूरा लिस्ट आपको यूपी का आगे मिलेगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। देखिए, जो भारत सरकार है इसके द्वारा 500 सबसे पिछड़े ब्लॉक जो है पूरे देश के सबसे पिछड़े 500 ब्लॉक की एक लिस्ट जारी की जाती है हर 3 माह पे, है ना, तिमाही होती है ये। तो इसमें हर ब्लॉक जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनके विकास को मापा जाता है और ये विकास जो मापा जाता है 3 क्षेत्र में मापा जाता है। जैसे शिक्षा, नोट करते जाइएगा क्योंकि लिखूंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। शिक्षा हो जाएगा और कृषि हो जाएगा आपका, और क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन हो जाएगा, नोट कर लेंगे आप, वित्तीय समावेशन हो जाएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हो जाता है आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य। इन क्षेत्र में 40 ऐसे आपके संकेतक हैं जिनमें देखा जाता है कि कितना विकास हुआ। हर 3 महीने पे तिमाही ये रैंकिंग जारी किया जाता है और जो रैंक 1 होता है, शीर्ष पे होता है, उसको 1.5 करोड़ विकास के लिए प्राइज मिलता है, मनी मिलता है और जो सेकेंड होता है उसको 1 करोड़ विकास के लिए मतलब सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला, तो ये जो है ना दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तेलंगाना का एक जिला है, उसका नाम है आपका कुमरम भीम ब्लॉक है। ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो एबीपी है, एबीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम देश के 500 सबसे पिछड़े ब्लॉक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और आधारभूत ढांचे के आधार पर देखा जाता है कि इनमें क्या सुधार हुआ है। 3 महीने के बेसिस पे, मतलब हर 3 महीने में ये रैंकिंग जारी की जाती है। दिसंबर 2023 का ये है। तेलंगाना का जो ये राज्य है आपका कुमरम करके, कुमरम भीम ब्लॉक, सॉरी राज्य नहीं ब्लॉक है ये, तो ये पहले नंबर पे है, मतलब इसको 1.5 करोड़ मिला होगा। ठीक है, और जो कौशाम्बी है इसको 1 करोड़ मिला होगा। तो यही आपको याद रखना है। अगर पहली रैंकिंग में जोन 6 में देखा जाए पूर्वी भारत में, तो इसमें झारखंड जो है, झारखंड का दुमका जिला है एक झारखंड का, उसमें रामगढ़ ब्लॉक जो है नंबर 1 है, सॉरी दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा अब देखिए, यूपी में जो भी हवाई अड्डा है प्रमुख, उसको आपको ध्यान में रखना है, किस जगह पे है, किस शहर में है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ में है। अब देखिए, चौधरी चरण छू लेते हैं ना, चौधरी चरण सिंह, जब चरण छूते हैं किसी का तो लख लख बधाइयां मिलती है ना आपको, मतलब लाख आशीर्वाद मिलता है, ऐसे कर लीजिए। अब जैसे कुछ मतलब ऐसे लिंक करके आप याद कर लेंगे, जैसे आपके घर में कोई भी अ, आयोजन है,
मान लीजिए कि किसी का बर्थडे पार्टी है या फिर किसी भी मतलब कोई भी आपने पार्टी रखा है, तो किसी खुशी में ही तो रखा होगा ना। जब बड़े बुजुर्ग आएंगे उसमें तो उनके चरण छुएंगे तो वो कहेंगे लख लख बधाइयाँ। कुछ अच्छा होगा आपके घर में तभी तो आप पार्टी रखेंगे और फिर आएंगे लोग तो आपको लख लख बधाइयाँ देंगे। तो ऐसे लिंक कर लेंगे कि चरण छुएंगे तो लख लख आशीर्वाद देंगे या फिर लख लख बधाइयाँ देंगे, ऐसे करके लिंक करते जाएंगे तो सारा याद हो जाएगा आपको। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका वाराणसी में है। अब देखिए वाराणसी तो देवभूमि है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहां जाएंगे तो लाल लाल फूल या फिर क्या कहते हैं फूल सिंदूर यही सब, मतलब हमारे पूजा पाठ में ज्यादातर देखेंगे कि रंगीन चीजें होती है, लाल पीला चीजें हम चढ़ाते हैं, है ना, फूल हुआ सिंदूर हुआ या फिर जो हाथ में वो धागा बांधते हैं वो सारा या चढ़ाते हैं। तो बस वाराणसी के साथ आप इसको लिंक कर लेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपको जगह याद आ जाएगा, ठीक है। और किसी का चरण छूते हैं तो वो लख लख आशीर्वाद देता है या लख लख बधाइयां देता है आपको। अगला है अमरोली हवाई अड्डा, ये इलाहाबाद में, अमरोली इलाहाबाद में। इसको भी कुछ देखिएगा हिंट निकाल के लिंक कर लीजिएगा तो ऐसे आपको ज्यादा जो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं ना, ऐसे आपको ज्यादा याद होते हैं। चकेरी हवाई अड्डा, ये सिविल हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर में है चकेरी। आप कान से ही तो किसी चीज का आहट सुनते हैं तो चौकन्ना हो जाते हैं ना, तो चकेरी ऐसे करके कान से कोई भी आहट सुनेंगे तो चौकन्ना हो जाते हैं आप, है ना, अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी आप लिंक कर लेंगे इसको। खेरिया हवाई अड्डा, ये आगरा में है। हेरिया खीर, हेरिया खीर बना लिया आपने, है ना। तो खीर आप कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आग पे पकाएंगे ऐसे करके। गोरखपुर हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में ही है तो ये याद नहीं करना पड़ेगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये ग्रेटर नोएडा में है। इस तरीके से बाकी सारा भी आप देख लेंगे। जेवर नोएडा में है। अगला है उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है। तो इसमें है आपका 24 घंटे, 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें जो बिहार सॉरी यूपी जीके से सवाल पूछा गया है ना, इसमें महिलाओं से, महिलाओं के सेफ्टी के लिए या महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई है उससे 3-4 सवाल पूछा गया है। तो जो भी योजना हो या जो भी कार्यक्रम हो, जो भी हेल्पलाइन नंबर हो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सेफ्टी के लिए या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित हो, उस नंबर को आप याद कर लेंगे। उस योजना को मोटा मोटी पढ़ लेंगे कि किस कब शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या इसमें कुछ फायदा मिलता है, ये सारा चीज थोड़ा बहुत देख के जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 24 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर है 1930, 1930। किसी भी तरीके का वित्तीय धोखाधड़ी होता है तो आप यूपी में रहते हैं या फिर यूपी में हैं उस टाइम के लिए भी, तो इस नंबर पे आप हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत करनी होती है, ये साइबर क्राइम नंबर है। इसके अलावा एम्बुलेंस के लिए भी नंबर यहाँ दिया हुआ है, बाल सहायता लाइन है, मुख्यमंत्री नंबर है, कोविड-19, ये सारा नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। मेन कम से कम याद कर लिए। महिला सहायता, इससे एक सवाल आपको आगे देखने को मिलेगा, तो ये भी देख लेंगे। उसके अलावा ये आपदा वाला भी इम्पोर्टेंट है, पुलिस हेल्पलाइन भी देख लीजिएगा, फायर वाला भी देख लीजिएगा और ये जो आपको एक साइबर क्राइम, ये देख लेंगे। फिर बाकी उसके बाद आपको करना तो सब है लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी इन सब को देंगे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये किया है वाराणसी में। प्रधानमंत्री 18 दिसंबर 2023 को उमराह वाराणसी में सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री ने महर्षि सदाफल देव जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मंदिर परिसर का दौरा किया था। तो बस ये आपका था 17 तारीख वाला। अब 18 तारीख वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए ये जो वाराणसी में आपने पढ़ा, सारनाथ स्थित बराईपुर में ये महर्षि सदाफल देव आश्रम है, तो इसको भी याद रख लेंगे आप। एग्जैक्ट आपसे पूछ लेगा तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ स्थित बराईपुर में है ना। ये सदाफल जो आपने यहाँ जहाँ पे मूर्ति, ये जो महाराज जी की मूर्ति है जहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की थी मोदी जी ने, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट इसका जगह याद रखिएगा, बराईपुर में। कहाँ है आपका बराईपुर, बराई
चलिए 18 तारीख के पहले शिफ्ट में आप देखेंगे यूपी के हर शिफ्ट में ना एक दो सवाल जो री एग्जाम हुआ है ना उसमें ऐसे पूछे गए हैं, किसी में एक किसी में दो पूछा गया है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके डीजीपी, है ना? डीजीपी होता है। पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। डीजीपी की नियुक्ति मंत्री परिषद द्वारा की जाती है और उसे 3 सितारा रैंक प्राप्त होता है। जैसे एसआई होते हैं, दारोगा होता है तो डबल स्टार होता है, इनको 3 स्टार होता है। और कुछ जो फीता वगैरह होता है ना उसमें भी आप कलर वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है? अभी वर्तमान के देख लीजिएगा, राजीव कृष्णा जी हैं डीजीपी यूपी के। अच्छा, अभी एक सवाल आपको आगे देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए इसी वजह से हम पीडीएफ को ऐसे तैयार किए हैं कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये काफी मतलब एक गाइड की तरह काम करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आपको आगे सवाल मिलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? इसका याद रखना है आपको, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यहाँ पे देखिए गैजेटेड ऑफिसर तो कुछ नाम दिया हुआ है, मतलब रैंकिंग दी हुई है, और यहाँ पे नॉन गैजेटेड तो ये आप देख लेंगे। कम से कम पहला याद कर लेंगे, नॉन गैजेटेड में सबसे पहला कौन आ जाएगा और गैजेटेड में कौन आ जाएगा, ठीक है? गैजेटेड का मतलब होता है ना कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं ये, और इनकी जो भी नियुक्तियां होती है या तबादला वगैरह जो होता है भारत सरकार की राजपत्र में प्रकाशित की जाती है बस। 10 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमन पावर लाइन के लिए संपर्क लाइन है आपका 1090 ये याद रखेंगे आप, है ना, उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये हेल्पलाइन जो है 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन ये नंबर अवेलेबल होता है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। और इसमें एक बात है कि महिलाएं कॉल उठाती हैं, मतलब जो महिला क्या कहते हैं, महिला सुरक्षा से संबंधित है तो महिलाएं कॉल उठाएंगी और आपकी शिकायत सुनेंगी। महिला से संबंधित कोई भी परेशानी हो, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न जैसे जो समस्याएं हैं उसके लिए कॉल करेंगे तो आपको अपनी शिकायत सुनाने में भी कोई अनकंफर्ट फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पे महिला ही रिसीव करेंगी, ऐसा प्रावधान है ना। मतलब नियम तो यही कहता है, बाकी वहां पे क्या होता है वो आप बताएंगे सही से, है ना। तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 24/7 हेल्पलाइन नंबर है 1090। 5 नवंबर 2012 को ये प्रारंभ किया गया था इनके द्वारा, जो हमारे योगी बाबा हैं। योगी बाबा जो हैं आपसे पूछ ले कि किस नंबर के उत्तर प्रदेश के सीएम है, तो 21वें नंबर के सीएम है। आपको एक सवाल इस टाइप का आगे मिलेगा। 2017 में इन्होंने ज्वाइन मतलब सीएम पद की मतलब सीएम पद पे आसीन हुए थे, और अभी दूसरा इनका कार्यकाल चल रहा है। तो याद रखना है आपको, 21वें सीएम है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी या कमिश्नर के अधिकारी होते हैं? कमिश्नर के अलावा आपको बताना है। तो इसमें जो होता है वो एसपी होता है, या फिर आपको एसपी या फिर एसएसपी, एसपी या एसएसपी होता है, ठीक है, कमिश्नर के अलावा। तो सही आंसर हो जाएगा एसपी या एसएसपी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? समग्र लिंगानुपात जो है 912 है। 912 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे, 1000 पे ही निकाला जाता है तो 912 है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कुछ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। जैसे इसकी जनसंख्या तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, लगभग 20 करोड़ बोल सकते हैं आप, 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है, लगभग एग्जैक्ट 16.51% है। पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%, और महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। गांव की जनसंख्या 77.73% है। और इस तरीके से सारे आंकड़े जो हैं जो आवश्यक हैं आपके लिए वही दिए गए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्रयागराज पहला हो जाएगा, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है, और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है। और न्यूनतम वाला कौन सा हो जाएगा? तो महोबा सबसे कम है, उससे
उससे मतलब सबसे कम ये है, उससे थोड़ा ज़्यादा है आपका चित्रकूट और इससे ज़्यादा है आपका हमीरपुर। तो सबसे कम कौन-सा हो जाएगा? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है इसी तरीके से। और सिर्फ एक आप सोचेंगे कि एक याद कर लें कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है और सबसे न्यूनतम कौन है, तो ऐसे नहीं चलेगा। 2-3 भी दे देता है कि अरेंज कीजिए इसको। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर को याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? यहाँ पे देख लीजिएगा बढ़ते क्रम में दिया हुआ है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, और यहाँ पे सर्वाधिक घनत्व वाले जिले का अवरोही क्रम में दिया है। साक्षरता दर में देख लेंगे, उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता जो है 67.72% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 77.30% है और महिला का 57.20% है। सारे जरूरी आंकड़े ही दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा है, उसके बाद कानपुर आता है और उसके बाद औरैया आता है। सबसे कम साक्षरता में श्रावस्ती है, फिर बहराइच है और उसके बाद बलरामपुर है। ये लिंगानुपात वगैरह देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद, जो पहले प्रयागराज, पहले ये इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो राजस्व परिषद की स्थापना यहीं पे की गई थी 1831 ईस्वी में। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी, और इसका जो काम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो हमने पढ़ा था अभी, दूसरा प्रश्न था शायद, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और इसका जिला अभी आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। पहले रैंक पे जो आता है उसको कितना मिलता है? प्राइस 1.5 करोड़ मिलता है, और जो सेकेंड नंबर पे आता है उसको कितना मिलता है? 1 करोड़ मिलता है। मतलब अपने उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? 1। कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, वो आप बता दीजिएगा। कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी जिला है। नीति आयोग के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया जाता है 3 महीने पे, हर 3 महीने पे जारी किया जाता है। 500 आकांक्षी ब्लॉक की भागीदारी देखी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाता है कि क्या विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये है आपका अयोध्या। अयोध्या जो है, यहाँ से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अच्छा, प्रधानमंत्री ने संशोधित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रयागराज से कानपुर तक चला था। कब चला था? मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है देश का सबसे ज्यादा नेटवर्क है आपका 9167 किलोमीटर, याद रखना है आपको। और रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। वैसे मुख्यालय आप देखेंगे तो लखनऊ में बहुत सारे हैं, जैसे सारे महत्वपूर्ण मुख्य प्रशासनिक कार्यालय भी यहीं पे है, शासन व्यवस्था का केंद्र यहीं पे है, तो राजधानी है तो भाई होगा ही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय से भी प्रमुख मुख्यालय भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी है आपका लखनऊ में। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य प्रशासनिक कार्यालय भी यहीं पे है, शासन व्यवस्था भी यहीं पे है, और यहाँ पे आपने एक पढ़ा कि रेल संरक्षा आयोग मुख्यालय भी लखनऊ में ही है, और साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य इंपॉर्टेंट संस्थान, और वो किस जिले में है? जिसे भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है, भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए, मान लीजिए भारतीय दलहन रिसर्च, तो हम सिर्फ दाल से लिंक करेंगे। दाल में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग होता है, बॉडी बनता है ना, शरीर बनता है। तो शरीर का ही तो हिस्सा है ना आपका कान,
तो ऐसे लिंक करेंगे, बस एक छोटा-सा आपको हिंट चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शन से ही तो आपको आंसर निकालना है। अगला प्रश्न है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कौन-सा है? भदोही। भदोही। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। इस तरीके से आप सारा देख लेंगे। यहाँ पे हथकरघा, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में है उत्तर प्रदेश। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। कौन से नंबर का कौन सा जयंती है ये भी आपको याद रखना है। 525वां जयंती है संत मीराबाई का। तो द्वारका इसका सही आंसर हो जाएगा। संत मीराबाई जो है, इनको मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं सदी की हिंदू कवित्री और कृष्ण की भक्त थी। भक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत में इनका नाम दर्ज है। बस इसमें इतना ही फैक्ट्स आपको याद रखना है। 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट से जो सवाल है उसमें पहला सवाल आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। और दिख ही रहा है यहाँ पे कायाकल्प मतलब कुछ सुधार से संबंधित है ये, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई थी और इसका संबंध जो है शिक्षा में सुधार के लिए किया गया है। जो माध्यमिक या प्राइमरी स्कूल है ना, उसमें सुधार के लिए, जो भी मॉडर्न स्कूल बनाने के लिए सुविधाएं दी जा सकती है या जरूरी है, उसको मतलब प्रोवाइड करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? शिक्षा से है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल में बदला जा रहा है। जो प्राथमिक स्कूल है और माध्यमिक स्कूल है, इसको स्मार्ट स्कूल में बदला जा रहा है। तो स्मार्ट स्कूल कैसे बनेगा? जब उसमें आधुनिक क्या कहते हैं, आधुनिक सुविधाएं होंगी। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स की सारी चीजें होंगी, शौचालय वगैरह ठीक होगा, लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर होगा, और क्या कहते हैं, प्रयोगशाला वगैरह होगा, है ना। तो ये सारी सुविधाएं इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। योजना के तहत लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदान, उचित शौचालय और ये सारी विशेषताओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसका टारगेट है 30,000 को। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी, क्योंकि संस्थाओं के स्थापना से पूछा गया है। उसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे स्थापना 1981 याद रखना है। और है कहाँ पे हेडक्वार्टर उसका? लखनऊ में। मतलब ये इसकी स्थापना हुई थी और ये मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में और 1982 में हुआ था। तो ये सारा चीज आप देख लेंगे। साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। और उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। और प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? 2001 में। ये पुराने योजना है, अभियान है, लेकिन इनसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफी सकारात्मक प्रभाव, मतलब अच्छा रिजल्ट इसका रहा था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस को वर्ष 1863 में पुलिस अधिनियम 1861 के तहत संयुक्त प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर और दो मऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उन गीतों के नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो बताइए इसमें से कौन सा है? इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जो क्षेत्रीय गीत हैं या फिर क्षेत्रीय कला है, क्षेत्रीय गायन, चित्रकला, ये सारा, ये हस्तशिल्प जो है। यहाँ पे गीत से सवाल पूछा है, हो जाएगा रसिया यहाँ पे सही आंसर। अगर हम यहाँ पे बात करें गीत का, तो एक पूर्वांचल में विरह गाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया भी है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे पूर्वांचल,
पूर्वांचल में वेरा, है ना। ब्रज में ब्रज, होरी या रसिया कहते हैं इसको, होरी या रसिया। ऐसे बुंदेलखंड में अल्लाह, अल्लाह है। और हरदौली, हरदौल, हरदौल है। ऐसे ही रुहेलखंड में लावणी याद रख लेंगे आप, है ना। रुहेलखंड में लावणी, रुहेलखंड में क्या है, लावणी। प्रमुख लोकगीत है यहाँ पे, प्रमुख लोक क्या कहते हैं, संगीत शैलियां हैं। तो पूर्वांचल में यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कजरी, झूमर, झूला, बिरहा, सोहर, ये सारा गाया जाता है। कौन किस अवसर पे गाया जाता है ये भी पूछा जाता है। जैसे सोहर होता है तो यूपी, बिहार, झारखंड सब में चलता है। सोहर होता है जब बच्चा होता है ना, तब गाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। कहरवा होता है, ये कहार जाति में विवाह के समय में गाया जाता है। कजरी, कजली या कजरी कहते हैं, ये सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और इसके अलावा बुंदेलखंड में कुछ होता है, जैसे हरदौल, पमारा, इसूई, फाग, आल्हा, ये सारे यहाँ के प्रमुख संगीत शैलियां हैं। अच्छा, हस्तलिपि में पूछे तो कभी, तो लखनऊ की, है ना। जब संगीत पूछा है तो हस्तलिपि भी पूछ लेगा। कहाँ देखें हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको। लखनऊ में याद रखिएगा, लखनऊ का हस्तलिपि में, लखनऊ, लखनऊ का आपको चिकनकारी, चिकनकारी, है ना। और चिकनकारी प्लस हाथ से एक कढ़ाई है, किया जाता है। एक जरदोजी भी याद रखिएगा, जरदोजी, ये हाथ से किया जाता है, हाथ से की गई कढ़ाई, कढ़ाई है। और ये जो है ना, ये धातु के धागा से किया जाता है। धातु के, कभी विशेषता आपसे पूछ लेगा, धातु के धागा से किया जाता है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध है यह। और मुरादाबाद का पीतल का काम आपको पता होगा कि काफी फेमस है। बनारस का ब्रोकेड, ब्रोकेड साड़ी, बनारस का ब्रोकेड, है ना। और टेराकोटा, टेराकोटा भी, टेराकोटा भी आता है। मिट्टी की कलाकारी होती है, तो ये सारा चीज याद रखना है। अच्छा, चित्र में अगर पूछे तो सांझी, सांझी कला ब्रज क्षेत्र में कागज का बारीक कटिंग होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी याद रख लेंगे आप। सांझी कला ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में है, कागज से की गई मतलब बारीक कटिंग की जाती है। फिर एक चौका पूर्ण आप यूपी में सुनते होंगे, है ना। चौका, चौका फोड़ना, यूपी बिहार सब में होता है चौका फोड़ना। कोई भी शुभ अवसर होता है तो ऐसे चौका फोड़ते हैं, मतलब ऐसे चकोर बनाएंगी और ऐसे कुछ शायद डिजाइन बनता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी ऐसे ही कुछ। यहाँ पे भी चकोर ऐसा कुछ बनता है, ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप के कुछ। कोई भी शुभ अवसर होता है, जैसे कथा वगैरह हुआ या शादी ब्याह हुआ, तो उसमें ये किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नृत्य कला भी आपको चरकुल्ला याद रखना है ना। ब्रज के क्षेत्र में चरकुल्ला होता है, रासलीला, और इसके अलावा धोबिया, जोगिनी, कठघोड़वा, बुंदेलखंड में राई होता है, तो पाई डंडा, ये सारा वहां का याद रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये पूर्ण रूप से लड़कियों के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मथुरा, और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था वृंदावन में, लड़कियों के लिए ये पहला बना हुआ सैनिक स्कूल है। इसमें जो है सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ सीबीएसई पाठ्यक्रम भी होगा, मतलब सीबीएसई में पढ़ाई होगी। 1 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। उद्घाटन किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगा। अच्छा, तो इसमें जो होता है ना, कलेक्टर एक ही नियुक्त होता है ना, एक ही कलेक्टर साहब नियुक्त होते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगा, जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा, और इस संहिता या किसी अन्य कानून के तहत
या इसके तहत एक कलेक्टर को प्रदत्त और लगाए गए सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो एक राज्य में एक कलेक्टर हो। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो ये परमानेंट और एडिशनल मिला के आपके 160 है। परमानेंट मतलब जो एडिशनल होते हैं ना वो कह लें कि अस्थायी होते हैं, और जो अस्थायी तौर पे नियुक्त किए जाते हैं वो आपके जनरली 2 साल के लिए होते हैं, और संविधान के आर्टिकल 224 के तहत इनका नियुक्ति होता है। ठीक है, जब कमी होता है, जजों की कमी होती है, और मतलब एक तरह से कह लें कि कार्यभार ज्यादा होता है, काम का ज्यादा बर्डन होता है, तो जो रिटायर्ड जज होते हैं ना उनको नियुक्त कर लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पे की जाती है, आमतौर पे 2 वर्ष से अधिक नहीं करते हैं ये, है ना। और लेकिन इनके पास जो अधिकार होता है सारे वही अधिकार होते हैं जो एक अस्थायी जज के पास होता है। तो जब ज्यादा काम हो जाएगा तो फिर एडिशनल जज की नियुक्ति की जाती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और मूल रूप से 17 मार्च 1986 को आगरा में इसको स्थापित किया गया था, मतलब इसको ट्रांसफर किया गया। आगरा में उत्तर पश्चिम से न्यायिक के रूप में स्थापित किया गया था। 66 में स्थापित किया गया था। देखिए, इसका स्थापना जो है ना 66 में आगरा में हुआ था। अभी जो इलाहाबाद में है ये 3 साल बाद आया था। 1869 में इसका स्थानांतर कहाँ कर दिया गया, आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन। स्थापना कब हुआ था? 1866 में। कहाँ पे? आगरा में। अच्छा, 3 साल बाद यानी कि 69 में इसको इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद कर दिया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन थे। इसकी स्थापना 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत किया गया था। पहला भारत में स्थापित न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता था, जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ही स्थापित हुआ था। ये का इसके मतलब इसके तहत जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 न्यायालय की स्थापना हुआ था, लेकिन सबसे पहले काम करना शुरू किया था कलकत्ता, इसलिए इसको पहला माना जाता है। ठीक है, 1 जुलाई 1862 को स्थापना हुआ था, लेकिन अधिनियम 1861 वाला ही था। इलाहाबाद की स्थापना 1834 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री जो थे ना, गोविंद बल्लभ पंत थे। अभी जो है योगी बाबा 21वें नंबर के हैं। 2017 में ये मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाले थे, और उसके बाद जो है अभी तक ये बने हुए हैं, और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। अब तो इनसे पूछ के ही बताया जा सकता है। 19 मार्च का इनका शपथ ग्रहण हुआ था, मतलब 19 मार्च को ये 19 मार्च 2017 को बने थे। ठीक है, और अभी तक है, बीजेपी पार्टी से हैं। दूसरा कार्यकाल है 2022 से शुरू है दूसरा कार्यकाल है। देखिए, अब जैसे आपसे मुख्यमंत्री पहला पूछा है तो वर्तमान के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको क्रम बता दिया कि कौन से नंबर के हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, याद रखना है, देश की भी पहली थी ये। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। मतलब जो देश की पहली राज्यपाल बनी वो उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। तो उत्तर प्रदेश की भी पहली हो गई, भारत की भी पहली हो गई। इसी तरीके से पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी बनी थी, देश की भी पहली थी, और उत्तर प्रदेश में बनी थी तो उत्तर प्रदेश की भी हो गई। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बाकी ये सारा डिटेल देख लीजिएगा, इसमें अपडेट होने वाला जो आंकड़ा है वो आप देख लेंगे करंट अफेयर के बुक से। अगला आपके पास फैक्ट्स है कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम जाने तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। लखनऊ इसकी राजधानी। क्षेत्रफल इसका 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, और 75 जिले हैं। एक जिला अभी प्रपोजल में है, मतलब प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, 76 होगा ये, कल्याण सिंह नगर। ये भी पूछ लेगा कि प्रस्तावित जिला कौन सा है।
तो कल्याण सिंह नगर है, 76वां होगा यह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये है आपका मिशन शक्ति। मिशन शक्ति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद महिलाओं को खास करके ज्यादा सेफ्टी महसूस हुआ होगा उत्तर प्रदेश में, ये बात आप भी मानते होंगे। और इनके द्वारा जो भी योजना या जो भी प्रयास किया गया वो काफी सफल रहा, मतलब उसको बहुत ढंग से लागू किया गया। तो 14 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई थी। चौथे चरण इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि इससे पहले 3 चरण हो चुका था, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको चौथे चरण में फिर से शुरू करने का मकसद यही था कि जो पहले जो सफलता मिली है उसको और आगे बढ़ाया जाए, जारी रखा जाए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो यहाँ तो आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा, लेकिन जब भी बॉर्डर से सवाल पूछे ना आपसे तो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे मैप से आप देख लें। मैप से देखना बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगी आई थिंक। देखिए, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगी लेकिन देखिए यहाँ पे ये आपका उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ से दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश। यहाँ आपको दिख रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ। इधर आपको उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है हरियाणा और एक आपका दिल्ली है, यूटी में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए राजस्थान को टच कर रहा है। राजस्थान सबसे बड़ा बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री बनाता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, इधर देखिए झारखंड है, इधर आपका बिहार है। तो इस तरीके से ये मैप आप ऐसे एक खाका खींच लीजिए छोटा सा और सारे को लिखने की कोशिश कीजिए, तब आपको सही से याद होगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। तो इसको ऐसे करके आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है कि राज्य इसके साथ मतलब यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता तो तेलंगाना नहीं बनाएगा, तेलंगाना नहीं बनाएगा, बाकी उत्तराखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे छोटा, सबसे आपको बड़ा ये बताई थी ना, हिमाचल प्रदेश जो है ना, ये सबसे छोटा बनाता है, हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा बनाता है। हिमाचल, ये मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, एक यूटी ये हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। ये सारे स्पर्श करते हैं, एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है उसके साथ, क्या कहते हैं, नेपाल के साथ। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। देखिए, टोटल 9 राज्य के साथ बनाता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक आपका राज्य क्षेत्र है, मतलब राज्य संघ है, यूटी बोल सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक लंबा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम छोटा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। और सबसे उत्तर वाला जिला सहारनपुर है। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और दक्षिणी जिला कौन है? सोनपुर है। ये एक एक फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा? लखीमपुर है, 7680 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल के आधार पे हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर में ही है ये। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर है। और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एक जिला ललितपुर है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बाउंड्री बनाता है ना, तो यहाँ पे ललितपुर यहाँ 3 तरफ से घिरा हुआ है। 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, पहला है उसमें आपका उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही, तो भदोही जो है कालीन के लिए, ऊपर आपको लिस्ट में मिला था, है ना। तो सारे जो आपके लिए फैक्ट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो सब इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप। भदोही आप पढ़े होंगे, है ना, ऊपर आपको टेबल में मिला था। कालीन हो जाएगा, कालीन बुनाई के लिए। भदोही भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है और ये दक्षिण एशिया में हाथ से बुना हुआ कालीन बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जिले को
कारपेट सिटी या कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़े हाथ से बुने कालीन बुनाई उद्योग का केंद्र है। बॉर्किड और साड़ी बनारस का फेमस है। फरुखाबाद प्रिंट के लिए फेमस है। मेटल रिपोस क्राफ्ट के लिए बनारस है। टेराकोटा के लिए गोरखपुर है। दरी के लिए आगरा है। इत्र के लिए कनौज है। और मीनाकरी शिल्प या बनारस, मीनाकरी शिल्प जो है बनारस के लिए है। कैंची फेमस है मेरठ का। सुरखा अमरूद इलाहाबाद का। और मिट्टी के बर्तन आपका खुर्जा का। बाकी जीआई टैग्स वगैरह भी जो यूपी से मिले हैं ना, वो भी आपको ध्यान रखने होंगे, है ना। तिरंगा मिठाई बताइए तो जीआई टैग कहाँ का है, किस शहर का है। तो ये सारे आप देख लेंगे। दशहरी आम मलिहाबादी। सॉफ्ट स्टोन जाली का काम वाराणसी का प्रसिद्ध है। लकड़ी शिल्प हस्तकला सहारनपुर का। चिकन शिल्प लखनऊ का। वॉन वॉल हैंगिंग गाजीपुर का। काली मिट्टी के बर्तन जो आपको बताई थी टेराकोटा, है ना। तो ये निजामाबाद। टेराकोटा कहाँ का था एक बार बताइएगा आप लोग। यहाँ पे ढोलक गौरव, बाकी ये देख लेंगे एक एक करके, आप यहाँ पे याद कर लेंगे एक दो बार पढ़ के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी का राजकीय पक्षी आपका सारस क्रेन है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। पलास राजकीय फूल है और राजकीय वृक्ष अशोक है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह है आपका बलिया जिला में। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है बलिया का। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल मिलेंगे। रामसर स्थल है ये, इस वजह से ये ज्यादा यहाँ पे आपके लिए जरूरी बन गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में हम बात करें तो आपको 10-11 याद रखना पड़ेगा। पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी जो है पक्षी अभयारण्य एटा में है। 2026 में रामसर साइट के रूप में ये शामिल हुआ था। तो जो लेटेस्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और अपर गंगा रिवर नदी खंड है। और यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि किस प्रकार का, इसका विशेषता क्या है। तो हापुड़ बुलंदशहर का। तुर सरोवर आगरा का। सरसाई ये इटावा का। सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई का। और समसपुर बर्ड सेंचुरी हो जाएगा रायबरेली का। और समन बर्ड सेंचुरी आपका मैनपुरी में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव का। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा का। और बखीरा संत कबीर नगर, ये कई सारे एग्जाम में बखीरा पूछा हुआ है। और हैदरपुर वेटलैंड भी याद रखेंगे आप, मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर का है। नगर यहाँ पे देखिए, नगर यहाँ चला गया, मुजफ्फरनगर का। 2021 में ये रामसर साइट के रूप में शामिल हुआ था। 2026 वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप इसमें से। अगला है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। और इसका निर्माण अकबर के द्वारा 1605 ईस्वी में करवाया गया था। जहांगीर के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ताजमहल बड़ा ही प्रसिद्ध है भाई। ताजमहल जो 7 अजूबा है दुनिया के, उसमें से एक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी बनाने की। तो इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। निर्माण कार्य, और कहते हैं कि 1653 में पूरा हुआ था। 1653 में पूरा हुआ था लगभग, है ना। अच्छा, ये कौन बनवाया था। तो ये बनवाया था आपका शाहजहां। शाहजहां बनवाया था किसके लिए, अपनी मुमताज के लिए बनवाया था। मुमताज के लिए, प्यार का प्रतीक माना जाता है इसको, मुमताज के लिए बनवाया था। तो इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक ताजमहल से पूछ लेता है कि इसका वास्तुकार कौन था, प्रमुख मुख्य वास्तुकार कौन था। वास्तुकार
इसका जो मुख्य वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। लाडली जी मंदिर याद रखेंगे आप, राधा मंदिर है राधा जी का, ये मथुरा में है। ताजमहल आगरा में है। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में है। और भीतरपुर गांव गुप्तकालीन मंदिर है कानपुर में, याद रखेंगे आप, भीतरपुर है ना, सॉरी भीतरगांव। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, और ये कानपुर में है। ईंट से बना हुआ है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ईंट से बना हुआ गुप्तकालीन मंदिर है, ईंट से बना, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो ईंट से बना हुआ गुप्तकालीन मंदिर है ये भीतरगांव, याद रखिएगा। उसके बाद शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, संत कबीर निर्माण स्थल संत कबीर नगर में है। बाकी भगवान वराह मंदिर शुरू काशगंज में है। आनंद भवन, आनंद भवन बताइए। कहा जाता है कि लगभग 10 साल के जब नेहरू जी हुए थे, तब मोतीलाल नेहरू ने मतलब इस आनंद भवन में नए घर में अपना क्या कहते हैं मतलब शिफ्ट हुए थे, पूरे परिवार के साथ आनंद भवन में शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, ये भी याद रखेंगे आप, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो सी, हुरका बॉल। हुरका जो होता है ना, ये आपका ड्रम है, ठीक है, ड्रम है, और बॉल जो है ना, ये नृत्य होता है, ये नृत्य करते हैं एक तरह से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हुड़का बॉल। ठीक है, हुड़का बॉल नृत्य उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था ना, तो यहाँ पे किया जाता था। हुड़का जो होता है ड्रम होता है, और बॉल जो होता है ना, अच्छा नृत्य नहीं, ये गीत होता है, ये गीत होता है और ये ड्रम होता है। उत्तराखंड के कुआं वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्य मैं आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लिस्ट आप देख लेंगे। झूला नृत्य, कर्मा नृत्य होता है, कठघोड़वा होता है, ये सारा पूछा हुआ है। चरकुल्ला, कठघोड़वा, धोबिया नृत्य, ख्याल पूछता है, शौरा नृत्य भी पूछता है। तो ये सब आपको नृत्य यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। बाकी ब्रज के क्षेत्र में चरकुल्ला होता है, चरकुल्ला है ना। धोबिया डांस होता है, जोगिनी, कठघोड़वा तो आपका यहाँ पे मिल ही गया। और बुंदेलखंड में राई, पाई, डंडा, ये सब याद रखेंगे। बुंदेलखंड में राई, राई होता है, पाई, पाई, डंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, किए थे? तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट ही, इनके सहयोग से ही किया गया था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में की थी। बाकी चीजें आप देख लेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, देखिए, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से उत्तर प्रदेश में कुछ यहाँ पे है 6 यूनिवर्सिटी, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इनसे, इनके स्थापना वगैरह से, या किस जगह पे है, किस शहर में है, ये आपसे पूछा हुआ है सवाल आगे। तो इसमें आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार रायबरेली में है, लखनऊ। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो प्रयागराज, अब नाम बदल गया है, तो ये इलाहाबाद में ही है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये फुर्सतगंज जिला रायबरेली में है। और छठा नंबर का है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, NH-75 पाहूज डैम के पास है, ग्वालियर रोड, झांसी में। तो ये झांसी में कम से कम याद रखेंगे आपकी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में है। और बाकी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पे, रायबरेली में। इलाहाबाद वाला तो इलाहाबाद में ही है, बनारस वाला आप जानते ही हैं। अम्बेडकर साहब वाला लखनऊ में याद रखिएगा, और अलीगढ़ वाला अलीगढ़ में ही है। बाकी 14 और भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, तो ये देख लेंगे आप, किसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पुरानी कौन है, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पुराना इसमें से निकाल के देख लेंगे आप, नाम चेंज जिसका हुआ है वो सारा भी देख। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन 2020 में किया गया था।
उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये पहल है आपका उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। ये उद्यमियों को सुविधा और न्यूनतम दौड़ भाग के साथ संबंधित विभाग से ऑनलाइन पूर्वानुमति एनओसी प्राप्त करने में सक्षम बनाता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है होल्डिंग। इंग्लिश में ना ऐसे शब्द आपको सरकारी जो ऑफिशियल शब्द होते हैं ना वो नहीं समझ आते हैं, तो इंग्लिश में देखेंगे आप। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था 2024 वाला, उसमें हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल पूछे गए हैं। तो उसके हम सारे यहाँ पे 10 शिफ्ट के सवाल देख लेंगे। आपको बताना है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो ये है आपका बरसाना का। बरसाना की महिलाएं बरसाती हैं, लाठी बरसाती हैं। किन के ऊपर बरसाती हैं? तो ये जो बरसाती हैं ये पुरुषों के ऊपर बरसाती है। ठीक है, ऐसे आप रख लेंगे। क्या बरसाती हैं? लाठी बरसाती हैं बरसाना की महिलाएं। तो देखिए, बरसाना की महिलाएं नंदगांव के पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष मस्ती भरे अंदाज में बचाव करते हैं। मतलब ऐसे सर नहीं फोड़ा जाता है। आप समझ रहे हैं, यूपी के हैं तो बेहतर समझते होंगे। ठीक है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाई जाती है। फूलों की होली वृंदावन में मनाई जाती है और देव दीपावली का भव्य आयोजन वाराणसी में होता है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। ताज महोत्सव आगरा में होता है और नौचंदी मेला मेरठ जिले में होता है। रामलीला के लिए विश्व प्रसिद्ध है शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका प्रयागराज में। देखिए, अगर करंट अफेयर अगर आप टॉपिक वाइज मतलब अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार A to Z टॉक टाइम सर्च कर लीजिएगा। 2 हो जाएगा, ये नंबर वाला 2 है ना। तो A to Z टॉक टाइम सर्च कर लीजिएगा। वहां पे कोरिलेशन मेथड से ट्रिक के थ्रू सारा करंट अफेयर कवर करवाया जाता है मेरे द्वारा। तो आप जाके वो देख लीजिएगा और बाकी जीके जीएस के लिए तो ये चैनल आपका जिंदाबाद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? मतलब फुटवर्क पैरों से जो वो मूवमेंट होता है पैरों का, उसके लिए जाना जाता है। तो ये कथक आप जानते हैं, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बाकी यहाँ पे पूरा देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य का लिस्ट दिया हुआ है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। छाऊ नृत्य जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड वाला क्षेत्र में होता है। कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी आप कब खाते हैं? कच्ची पुड़ी आप किसी को हंसी मजाक में भी खिलाएंगे तो कब खाएगा? अंधेरे में आप ले जाके किसी को कच्ची पुड़ी खिला देंगे, खाएगा? ऐसे तो नहीं खाएगा। कथक संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सरकरा संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। NSI की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। स्थापना वगैरह ना इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मूलतः सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुहम्मदन आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किया था। बाद में इसका नाम बदल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो यह है आपका वाराणसी। वाराणसी जाना जाता है, जहां का आपका वाराणसी हिंदी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। एशिया के सबसे बड़े आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है और हिंदू धर्म और संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है?
नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है और इस शहर का निर्माण उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे आप। और नोएडा का अर्थ होता है न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गौतम बुद्ध नगर का गठन 1997 में हुआ था और इसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका बुंदेलखंड में स्थित है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र। 220 मेगावाट का दो यहाँ पे रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कुल जो क्षमता है इसका 440 का है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। हाँ, विधान परिषद होता ही है, विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जोड़ के सवाल पूछ लिया आपसे। तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका का हिस्सा है, मतलब दो सदन है एक तरह से, द्विसदनीय विधायिका का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश में एक उच्च सदन है, विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, और निचला सदन विधानसभा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में 6 राज्य में विधान परिषद का व्यवस्था है, मतलब 2 सदन है। ये जरूरी नहीं होता है विधान परिषद, है ना, विधानसभा सब में होता है। तो 6 ही राज्य हैं जिसमें विधान परिषद भी है, और विधान सभा तो सब में होता ही है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो एक साथ देख लीजिए कि यूपी बिहार हो गया, है ना। बाकी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो पहले महाराष्ट्र मिलेगा, फिर अच्छा हाँ, फिर आंध्रा तेलंगाना, ऐसे कर लेंगे। आंध्रा तेलंगाना एक साथ हो जाएगा, उत्तर यूपी बिहार ये हो जाएगा, और महाराष्ट्र कर्नाटका ये। दक्षिण भारत में लगभग 4 आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बस हो गया। इसमें आर्टिकल दिया हुआ है कि ये किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय या थीम क्या होता है? तो इसमें रोमांटिक और भक्तिपूर्ण दोनों ही होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो राज्य पुष्प हम सारा देख चुके हैं यहाँ पे, क्या है? पलास है, पलास, ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय फूल पलास है, और सारस पेन जो है राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त है, गोलाकार में 2 छल्लियां हैं, सॉरी 2 मछली है, एक तीर कमान, और बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियों का संगम है। राजकीय खेल हॉकी है, और राजकीय फल आम है। राजकीय नृत्य कथक है। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है जो किसी बुक में मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी रहेंगी। यहाँ पे बस छांट के आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो शेरा नृत्य जो है ललितपुर में मनाया जाता है, ललितपुर में शेरा नृत्य मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ब्रज अवध वाले क्षेत्र में होता है। रासलीला मथुरा वृंदावन में होता है। चरकुल्ला मथुरा में होता है। नौटंकी अवध वाले करते हैं, और रामलीला वाराणसी वाले करेंगे, विश्व प्रसिद्ध है रामलीला। झूला नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी नृत्य या गीत जो होता है वो मिर्जापुर वाराणसी वाले क्षेत्र में। बिरहा जो होता है बलिया क्षेत्र में होता है, पूर्वांचल में। धोबिया नृत्य होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ख्याल नृत्य होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। घोड़ा नृत्य होता है बुंदेलखंड में। एक काला घोड़ा महोत्सव होता है, वो होता है आपका काला घोड़ा महोत्सव। तो ये होता है आपका महोत्सव है महाराष्ट्र में, अभी चल रहा है वहां पे, महाराष्ट्र। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, यहाँ से कुछ पिक्चर मुझे मिला है, तो इस पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये घोड़ा नृत्य के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। काला घोड़ा महोत्सव होता है महाराष्ट्र में, लेकिन घोड़ा नृत्य कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। पांडव नृत्य पूछा जाता है अक्सर, तो देख लेंगे आप यहाँ पे। लास्ट प्रश्न है एक आला वाला, आला बुंदेलखंड, ये मैं आपको पहले बताई थी। तो लोक गाथा है, महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले 2 योद्धा भाई थे, आला उदल, उन्हीं की कहानी है ये। उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? कुश्ती या फिर पहलवानी कहा जाता है। ये 24 अगस्त को हुआ था पहला
पेपर था ये। कुश्ती, पहलवानी उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में लगभग होता है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में होता है। ये सिलंबम तमिलनाडु में होता है और मलखम्ब जो होता है महाराष्ट्र में होता है। तो ये भी उधर का क्षेत्र ही है। तो इस तरीके से आपके 49 क्वेश्चन थे, हम कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।